हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और इसी 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत और हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। बेसिकली हम लोग इसको देखेंगे क्षेत्रीय संस्कृतियां क्या होती हैं, कैसे इनका निर्माण होता है। ठीक है, ठीक, इनको हम लोग पढ़ें। ठीक, और इसमें क्षेत्रीय संस्कृतियों में सबसे पहले हमने क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में पढ़ा। चोल चेल आपका मलयालम के बारे में पढ़ा। ठीक है, ठीक। शासक और धार्मिक परंपराएं जो है इनमें हमने पढ़ा और इनको हमने आपका देख लिया। बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ की लघु मूर्तियां और आपका तालपत्र की पांडुलिपि, ये सारी चीजों को हमने इनमें आपका देख लिया और इन पर हमने आपकी बात हुई। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जुड़कर गौर करके देखा। तो देखिए, सबसे पहले कल मैं आपको जगन्नाथपुरी के बारे में समझा रहा था। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, कल मैंने आपको बताया कि जगन्नाथपुरी में किस भगवान की पूजा की जाती है और ये 3 मूर्तियां किन किन की हैं। चलिए, कौन बच्चा बताएगा? क्योंकि जगन्नाथपुरी की यात्रा विश्व में बड़ा ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। चलिए बताइए बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, बलभद्र हैं, ये सुभद्रा हैं और ये जगन्नाथ भगवान विष्णु या श्री कृष्ण। ये मैंने आपको कल समझा दिया। ये तीनों हैं और इनकी रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में निकलती है। उड़ीसा राज्य के अंतर्गत भगवान जगन्नाथ का मंदिर है जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमको चैप्टर में पढ़नी है, तो ध्यान रखिए, इसके प्रतापर राजा थे राजा अनंत वर्मन। अनंत वर्मन इसके प्रतापी राजा। ठीक, और इनको पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए इन्होंने एक मंदिर बनवाया, जो कब बना? जो आपका 1230 में बना। और ध्यान रखना, गंग वंश के थे और 12वीं शताब्दी। तो पहली बात, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा राजा अनंत वर्मन ने बनवाया था और 1230 में। यह आपको ध्यान रखना। राजा अभिनाग भीम तृतीय ने अपने राज्य पुरुषोत्तम भगवान जगवान को अर्पित कर दिया। देखिए, राजा हुए हैं अनभीम, इन्होंने क्या कहा कि मेरा जो राज्य है भगवान पुरुषोत्तम का राज्य है। उनको अर्पण कर दिया कि इस क्षेत्र के राजा कौन है? भगवान पुरुषोत्तम है। और उन्होंने खुद को क्या किया? भगवान का जगन्नाथ का प्रतिनिधि आपका नियुक्त किया। यानी कि उन्होंने प्रधानता किसको दी? भगवान को, और खुद को उनका प्रतिनिधि आपका नियुक्त कर दिया। अब आप जानते हैं, जो जो मंदिर को तीर्थ बना, यानी कि तीर्थ केंद्र के रूप में महत्व होता है, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में इसकी सत्ता बढ़ गई और राजनीतिक मामलों में इसकी सत्ता बढ़ गई, जिससे उड़ीसा को जीत लिया। मुगल, मराठे, ईस्ट इंडिया कंपनी इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे और ये सब महसूस किया गया, मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने की स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाए। क्या हो जाए? उनका शासन आपका स्वीकार। ठीक, राजपूत और सूरवीरों की परंपरा 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश लोग क्षेत्रों को, जहां अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना है और जिन्हें यह समझ सकते हैं कि एक ऐसा प्रदेश जहां पर केवल कुछ प्रमुख राजपूत ही रहते हैं। क्या रहते हैं? कुछ प्रमुख राजपूत। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है।
अनेक ऐसे समूह आज भी हैं जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने आप को अनेक राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूत के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। ऐसे रहते हैं अन्य लोग भी। अक्सर यह भी माना जाता है कि राजपूत ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये संस्कृति परंपरा वहां के शासकों के आदेशों और अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवार राजपूत राजाओं का शासन रहा है। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक सूरवीर के आदर्शों को हृदय में संजो रखा था, जिन्हें रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया गया, मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानी काव्यों गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चरण भाटाओं द्वारा की गई है। काव्य और गीत में सूरवीरों की स्मृति की सुरक्षित रखा गया है। कैसे रखा गया? उनको सुरक्षित रखा गया और उन्हें यह आशा की गई कि वे अन्य जनों को भी सूरवीर का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करें और प्रोत्साहित किए। सामान्य इन कहानियों में से आकर्षित होते हैं कि इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थिति और स्वाभाविक भक्ति, सेवा, मित्र, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल सहयोग से चित्रण होता है। क्या स्त्री को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त है? कहीं यह चित्रित किया जाता है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों के अनुकरण करती हैं। सती यानी कि विधवाओं के द्वारा अपने मृतक पति की चिता पर जिंदा जलाए जाने की प्रथा कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदेशों का पालन करते हैं, उन्हें अक्सर आदर्शों के लिए जीवन का बलिदान करना पड़ता है। ऐसा करना पड़ता है उनको, अक्सर अपने जीवन का बलिदान करना पड़ता है। अब ये तो हुआ उस समय की बातों का कि क्या कुछ था, कहां पर था। ठीक है, उड़ीसा में ये देखिए, ये है उड़ीसा राज्य। मैं आपको दिखा देता हूं। ये उड़ीसा राज्य की बाउंड्री है और ये है जगन्नाथपुरी। बेसिकली पुरी मंदिर जो है यह है, ये है, समुद्र से लगा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से। इस तरीके से ये है जगन्नाथपुरी, उड़ीसा। ठीक है, ये जगह है जगन्नाथपुरी। ठीक, और आप देख चुके हैं जगन्नाथपुरी को। ये रहा जगन्नाथपुरी का भव्य मंदिर। हर साल रथ यात्रा होती है, लाखों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ भगवान श्री कृष्ण को या भगवान विष्णु को जगन्नाथ के रूप में आपका पूजा जाता है या उनको जगन्नाथ के रूप में मानते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रहना चाहिए। चलिए, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और क्षेत्रीय सामंतों से परे कथक नृत्यों की कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि क्षेत्रीय सामंत थे। सामंतों के विषय में भी स्पष्ट हो जाएगा सामंत किनको कहा गया। क्लियर है? असल में राजा सीधे रूप से हर जगह शासन नहीं कर सकता था, तो वो किसी क्षेत्र विशेष 10 गांव, 5 गांव, 100 गांव की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को दे दिया करता था। वो उसका सामंत हुआ करते थे। चलिए, कोई भी एक बच्चा किसी स्कूल से माइक लेकर पढ़े जीआईसी शालदे। जीआईसी शालदे, क्या बच्चों आप माइक लेकर पढ़ोगे बेटा? चलिए, यह सूरवीरता की परंपरा विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न रूपों में हो सकती है। तो नृत्य के विषय में भी यह सच है कि आइए नृत्य के रूप में कथक इस इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कहाँ जुड़ी है? कथक के इतिहास को पढ़ रहे हैं आप, पता है ये एक आपकी एक प्रकार की नृत्यक शैली है। इतिहास में अगर देखें तो बेसिकली कहाँ मिलती है? उत्तर जो भारत है, इसी उत्तर भारत क्षेत्र में पाई जाती है। कथक इंपोर्टेंट है। कथक का शब्द है कथा। कथक किससे निकलकर बना है? कथा से, जिसका प्रयोग सांस्कृतिक भाषाओं की में कहानियों में किया जाता है। कथक मूल रूप से
उत्तर भारत के मंदिरों में तथा कथक यानी कहानियां सुनने वाली एक जाति है। ये कथाकार अपने ही हाव भाव और संगीत, अपने कथन वचन को अलंकृत किया जाता है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक एक विशिष्ट शैली के रूप में धारण करने लगा है। राधा कृष्ण के पौराणिक आलेखन यानी कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें रास लीला कहा जाता है। रास लीला में लोक नृत्य कथक कथाकार के मूल हाव भाव से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? मूल हाव भाव से जुड़े। रास लीला में लोक नृत्य के साथ कथक के मूल हाव भाव जुड़े हैं। मुगल बादशाह और उनके अभिजात के शासक ने कथक नृत्य में राज दरबार में प्रस्तुत किया, जहां नृत्य में अपने वर्तमान अति लक्षण अर्जित किए और वहां के एक विशिष्ट नृत्य के रूप में विकसित हो गया। जहां पर एक आपका विशिष्ट नृत्य के रूप में आपका विकसित हो गया। आगे चलकर दोनों परंपराएं घराने में फल फूलने लगी। राजस्थान के जयपुर घराने में, लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने संरक्षण या प्रमुख कला के रूप में उभरी। आप जानते हैं अवध के नवाब हुए हैं वाजिद अली शाह, ठीक है, और इन्हीं के समय में लखनऊ में इसको आपका संरक्षण दिया गया, ठीक। और आप ध्यान रखना 1850-1875 के दौरान नृत्य शैली के रूप में इन दोनों में कहीं नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। इनकी प्रस्तुति के विकट तथा तुरंत पद संचालक, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों की प्रस्तुतिकरण अभिनय पर जोर दिया गया। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के तहत कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश शासकों को नापसंद किया, फिर भी जीवित बचा रहा, गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। आपका स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद देश में 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिली। भारत में आजादी के बाद कितने मिले? हमारे 6 क्लासिकल आपका नृत्य है। अब क्वेश्चन है कि आप बताइए वर्तमान में कितने हमारे क्लासिकल नृत्य हैं? वर्तमान में हमको बताना है कितने हमारे क्लासिकल नृत्य हैं। बताइए कितने हैं क्लासिकल। और आज हम क्लासिकल का मतलब भी समझेंगे कि आखिर में क्लासिकल है क्या। क्लियर है बच्चों? तो आपने इस तरीके से भी देखा होगा, ये इमेज है, ये किस तरीके से आपका कथक होती है। क्लियर है? चलिए, तो इसमें जितना हमने पढ़ा यहाँ तक, किसी कोई क्वेरी, कोई डाउट हो बच्चों? चलिए, कोई बच्चा ऐसा है जो माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ेगा? कोई बच्चा किसी स्कूल से? शाबाश। जीआईसी, जीजीआईसी, जीआईसी पाए, जीजीआईसी पाए, आप लोग पढ़ोगे बेटा? कोई बच्चा माइक लेकर पढ़े? शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। आप वेरी गुड मॉर्निंग। आप थोड़े से बीच में आइए कैमरे के सामने ताकि आप दिखाई दे कौन बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, शाबाश बेटे, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मुक्ता गोस्वामी। ठीक है, मुक्ता गोस्वामी। बेटा आप माइक को मुंह के पास रखेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपकी आवाज सबको स्पष्ट आए। शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यह सत्य है। आइए नृत्य के एक रूप
कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकलना है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वाले लोगों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत में अपने कथावाचन के अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिससे रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक राजदरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य में अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वहां एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराएं अर्थात घरानों में फूला फला राजस्थान जयपुर के राजदरबार में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। 1850-18 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी हो गया। इसकी प्रस्तुति में विशिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक भी 20वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया, फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया गया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इस 6 शास्त्रीय नृत्य रूप नेता मिल गई। शास्त्रीय नृत्य किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय व क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दांशतः सही नहीं होता है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित है: भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी। ठीक है बेटे, आप बैठ जाइए। और कोई बच्चा खड़ा हो दूसरा क्लास से? बेटा आप बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई और बच्चा बेटे? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? अफीफा। ठीक है बेटा, आप पढ़ें बेटा।
एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों के विकसित हुई है वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है कि छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनता मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रखा। ठीक है बेटे, बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। बैठ जाइए। जीआईसी देवप्रयाग, जीआईसी देवप्रयाग। कोई बच्चा माइक लेकर बात करे बेटा, चैप्टर को पढ़े। जीआईसी देवप्रयाग, शाबाश। जीआईसी देवप्रयाग। यस सर। बेटा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सर आदित्य सिंह चौहान। आदित्य जी थोड़े से आगे आ जाइए आप, ताकि आपको अच्छे से हम देख सकें, और सभी बच्चे थोड़े से आगे निकल कर आइए आप। बहुत अच्छे। तो आदित्य जी माइक आपने बहुत अच्छा पकड़ा हुआ है, बस धीरे धीरे पढ़ना है ताकि आपकी आवाज स्पष्ट रूप से सब स्कूल सुन सकें। ठीक है बेटा, चलिए पढ़िए। सर ऐसे ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के गिद्र हिमालय की तलहटी का इलाका 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। यह जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणामस्वरूप
मुगल कलाकार मैदानी इलाके की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर प्लान कर गए। जयश्री देवप्रयाग। और कोई बच्चा पढ़े बेटा? आप बैठ जाइए। शाबाश। कोई और बच्चा माइक ले ले बेटा। बहुत अच्छे। आप पढ़े बेटा। पढ़िए चलिए। अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर माइक को थोड़ा मुंह के पास करें आप। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक विरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करने थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघुचित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। जैसे कि हमने प्रभाव में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली बंगाला ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृति से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रभावित ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृति ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपस्थित हुए भाषाएं नहीं बोलते थे, तो फिर नई भाषा का अध्ययन कैसे हुआ? चलिए बैठ जाइए। शाबाश। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको हम कल देख लेंगे। अगर ऐसा है तो कल से कुछ और चीज भी कर लेंगे। एक बार फिर मौका देंगे वापस। चलिए चल ठीक है। आप बच्चे खड़े हुए हैं तो बेटा आपको मौका मिलना चाहिए, अगर आप खड़े हुए हैं तो। चलिए पढ़िए फिर आप स्पीड में पढ़िए थोड़ा सा। पढ़े यहाँ से पढ़े। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के बसाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 17वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुन सांग ने यह पाया कि बंगाल में स्वतंत्र संस्कृत के संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। अध्याय 2। 4वीं से 16वीं
सामंतियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों में स्वतंत्र में थे। अध्याय 3 सन 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जीआईसी देवप्रयाग। आप बैठ जाइए, सभी बच्चों ने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। तो आज बेसिकली समय समाप्त हो रहा है, अगली कक्षा है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल फिर मिलेंगे और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। नीचे वाला स्कूल रह गया है बेटा, मैं आपको कल मौका जरूर दूंगा, ठीक है। आज समय समाप्त हो गया, चलिए आज के लिए इतना ही। और सभी बच्चों के लिए एक बार, जिन बच्चों ने पढ़ा उनके लिए आपकी तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चे, आप ताली बजाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे। चलिए शाबाश मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में। धन्यवाद।